स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं हुकूमत पंजाब की सेहत के शोबे में इस्लाहात के हवाले से, और फिर सीएम साहिबा ने रिसेंटली जो एक बड़ा इकदाम जिसको हम बारहा अप्रिशिएट भी करते हैं, कैंसर के मरीज़ों के लिए उम्मीद की एक किरण, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि ये ब्रेस्ट अवेयरनेस चल रहा है जी मंथ, सो उस पर भी हमने बात करनी है। और सेहत शोबे में बेहतरी के लिए मजीद क्या क्या तजावीज़ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर मुस्लिम शमून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल सर्जन है, शौकत खानम अस्पताल लाहौर से 5 साल सर्जरी की तरबियत ये मुकम्मल कर चुके हैं, और अब 3 साल से जी एवरकेयर हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं। अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अगर हम रीसेंट सिचुएशन देखें तो सीएम साहबा खासी मुतहरिक हैं, चाइना का दौरा किया, फिर एक मर्ज कैंसर जिसे लाइलाज कहा जाता है, उसके लिए अगर आप एक नई चीज़ ले आए हैं, मरीज़ों में एक उम्मीद की किरण है। फिर इसके साथ साथ कैंसर हॉस्पिटल भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से काम मुकम्मल किया जा रहा है। सेहत शोबे में इस्लाहात गवर्नमेंट की तरफ से जो की जा रही है, कैसे देखते हैं उनको? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर शो, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग टू सिटी 42। इट फील्स लाइक होम ओवर हियर। तो जहाँ तक आपने कैंसर अवेयरनेस और मंथ का बताया कि अक्टूबर इज़ द मंथ फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, एंड जो सीएम साहिबा के प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स मैडम ने लिए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू अग्री एंड वी ऑल नो, बिकॉज जो नज़र आता है वही दिखता है कि पंजाब में इस वक्त जो सेहत के शोबे में काम हो रहा है, एंड नॉट ओनली हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, ट्रांसपोर्ट देख ले, एवरीवेयर। तो पंजाब इज़ माशाल्लाह, वी बीइंग द लोकल सिटीजन्स नाउ, दूसरे सूबों से हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। एंड ज़ाहिर है जो मेहनत करता है तो वो हमें रिजल्ट भी मिलता है। मैडम का जिस तरह आपने हवाला दिया, तो 2024 शी विजिटेड चाइना। बीजिंग से वो एक टेक्नोलॉजी अभी लेके आई है 18 सितंबर, 2-3 वीक्स बैक ओनली, मेयो हॉस्पिटल में वहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेशन किया। दैट इज़ बेसिकली हाई गियर टेक्नोलॉजी। हाई गियर टेक्नोलॉजी एक मशीन है सॉर्ट ऑफ, वो प्रिंसिपल्स पे चलती है कि को एब्लेशन, एक होती है रेडिएशन, कीमो या सर्जरी। ये मैडम होता है कि हम कोल्ड थेरेपी से पहले कैंसर सेल्स को फ्रीज करते हैं। अच्छा। जिसको कायरो एब्लेशन भी कहते हैं, कोल्ड थेरेपी से। अब सपोज एक कैंसर में, कैंसर है क्या, पहले तो ये अगर मैं समझाऊं, कैंसर इज़ जस्ट रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। एक सेल डिवाइड होता है तो ये रैपिडली डिवाइड होता है, नॉर्मल प्रोसीजर से ज़्यादा है, जो एक ह्यूमन एक नेचर है। फ्रीजिंग टेक्निक उसको स्लो डाउन कर देती है। आप एक समझे चीज़ को आपने जमा दिया है, तो -190 डिग्रीज पे वो कैंसर सेल्स को पहले फ्रीज करता है, ठीक है, और फिर उसको हीट से 90 डिग्रीज पे किल करता है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है, फर्स्ट फ्रीज एंड देन हीट एंड देन किल, ठीक है। तो यू डोंट नीड अ सर्जरी, इट्स लेस इन्वेजिव। ये ओवरऑल पूरी मशीन अगर आप कॉस्टिंग देखें 25 करोड़ की है। अच्छा। एक मशीन अभी एक मेयो हॉस्पिटल में की है, और इंशाल्लाह हम 6-8 महीने देखेंगे पंजाब के बड़े बड़े शहरों में और भी जगह आ जाएगी। ज़बरदस्त। 1 घंटे का इलाज होता है, मैक्सिमम 60 मिनट्स है वेटिंग टाइम, सिटिंग टाइम जिसको कहते हैं, और 1 सिटिंग की कॉस्ट है 16 लाख रुपीज़, 16 लाख, वो भी मैडम फ्री में कर रही है। ज़बरदस्त। तो ये मेरे ख्याल से दुनिया में भी कहीं फ्री में नहीं हो रहा। हाँ, चाइना एक सॉर्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट भी होता है, वो बहुत सी जगह कर लेता है, लेकिन जो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, उसमें अगर ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं मरीजों के लिए, तो आप अंदाजा लगाएं कि टोटल फ्री है, 16 लाख, नो कॉस्ट। किस किस टाइप के कैंसर के लिए बड़ा इफेक्टिव है? मतलब अब पता हो ना लोगों को, अब लास्ट स्टेज वाले भी मरीज अगर जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो होगा कि जिन लोगों को जल्दी फायदा होना चाहिए उनके लिए डिले ना हो जाए। नहीं, इसमें लास्ट स्टेज नहीं है, इसमें वी विल बी हैविंग अ पेशेंट सिलेक्शन, स्टेज 1, 2, 3, एंड मोस्टली वी आर डीलिंग विद द सॉलिड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर्स वो होते हैं जिस तरह एक ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, उसमें ये नहीं है। सॉलिड ट्यूमर्स में आपका लिवर है, कोलोरेक्टल है, प्रोस्टेट है, किडनीज है, इसके लिए होता है बेसिकली। ठीक हो गया। और इसमें भी साइज का क्राइटेरिया है कि 2 से 3 सेंटीमीटर से छोटा हो। तो इनिशियल स्टेजिंग में दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। सही। अगर हम ओवरऑल देखें कि इकदाम जो सेहत के हवाले से किए जा रहे हैं, अस्पतालों में इंतजामात, मरीज़ों के लिए अभी जो हम देख रहे हैं कि मुफ्त इलाज की सहूलत जो दी जा रही है, वो बड़ा ज़बरदस्त इकदाम उठाया। आप हेल्थ सेक्टर अगर देखें, टोटल पाकिस्तान का बजट 2025 में जो पेश हुआ, दैट वाज 17 ट्रिलियन। पंजाब का था अराउंड 5 ट्रिलियन, 5,000 बिलियन। हेल्थ पे मैडम ने अराउंड 600 बिलियन हमने हेल्थ शोबे पे रखा हुआ है, जिसमें से अगर आप देखें क्लिनिक ऑन व्हील्स, आज पंजाब के छोटे छोटे गांव देहातों में भी इनकी वो क्लिनिक ऑन व्हील्स का सेटअप है। बेसिक हेल्थ यूनिट आप देख ले, रूरल देख ले, DHQ, ये हॉस्पिटल्स को बहुत इंप्रूव, पूरा रिवैम्प कर दिया है। जहाँ पे एयर कंडीशंस नहीं थे, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मैडम ने वहाँ जाके प्रॉपर मार्बल टाइलिंग, डॉक्टर्स को बहुत अच्छा एक जगह दिया कि वेयर दे कैन ईजिली वर्क। इसके अलावा अगर आप देखें, हमने डायलिसिस का कार्ड निकाला है,
10 lakhs पर पेशेंट, टोटल उसकी 10 लाख की है, वो भी कोई 6-8 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 10 लाख की लिमिट होती है जिसमें आप डायलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप देखें फ्री मेडिसिन घर पे दी जा रही है, इंसुलिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए घर पे दी जा रही है। पर्टिकुलरली इट्स अ कैंसर मंथ, तो मैं कैंसर के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट डिस्कस करूँ। पाइन एवेन्यू वेलेंशिया टाउन कैंसर हॉस्पिटल नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट का पूरा ऑन्कोलॉजी ओपन हो रहा है। लास्ट अक्टूबर में हमने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी मैडम के साथ, और आज अक्टूबर ही है, 1 साल हो गया। आप कभी खुद पास ऑन हुए वहाँ से, यू विल गेट टू नो तीसरा चौथा फ्लोर अब कंप्लीट हो रहा है। ग्रेट। सही है, बंकर्स बन चुके हैं, नीचे बेसमेंट रेडिएशन बन चुका है, पूरा बोन मैरो का एक 100 बेड का अलग से सेंटर बन रहा है साथ में ही। इट्स अ 900 बेड हॉस्पिटल, टोटल कॉस्टिंग वुड बी अराउंड 70 बिलियन, टोटली फ्री, मुकम्मल इलाज फ्री, टोटली फ्री। स्टेज की भी कोई शर्त नहीं उसमें है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 डेफिनेटली विल बी केटरिंग, बट स्टेज 4 जो पेलिएटिव होता है जिसका एज क्योर नहीं होता, बट हमें सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है, उनको भी हम केटर करेंगे। सही। सो इसके साथ साथ क्योंकि अब हम कैंसर के हवाले से खुसूसी बात कर रहे हैं, तो मौके का फ़ायदा उठा के अब हमने लोगों को अवेयर भी करना है कि इससे आपने महफूज कैसे रहना है। कोई वजूहात भी होती हैं कैंसर की? कैंसर की बहुत वजूहत हैं, डिपेंडिंग किस जगह का कैंसर है। अगर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर ले तो लेडीज़ में बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में अगर आप देखें कैंसर रजिस्ट्री, जो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री है, और ये बढ़ भी बहुत रहा है। बिल्कुल बढ़ भी रहा है, और सब बढ़ने का भी रीज़न है आपकी डायग्नोसिस टेक्निक्स अच्छी हो गई है। कैंसर तो पहले भी होता था, बट नाउ व्हाट लेटेस्ट एडवांसमेंट वी हैव, हम डिटेक्ट भी जल्दी कर लेते, तो हमें लगता है कि कैंसर बढ़ रहा है, बट उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो रही है। प्लस विथ टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया, अब लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है। तो छोटा सा भी लंप अगर एक फीमेल को आता है या कोई डिस्चार्ज आ जाए, निपल डिस्चार्ज हो, तो वो फ़ौरन पहुंच जाती है डॉक्टर के पास, रादर देन दे आर वेटिंग कि वो स्टेज 4 बने। एज पर द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आप 2024 के स्टैट्स देखें, 2 लाख न्यू केसेस पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए गए, 2 लाख पूरे पाकिस्तान में, ब्रेस्ट कैंसर नहीं ओवरऑल कैंसर के। ओके। एंड उसमें जो डेथ्स रिपोर्टेड थी वो 1,20,000 थी, मतलब 1,20,000 डेथ रिपोर्ट हुई है पिछले साल में। सिर्फ लाहौर डिवीजन की मैं बात करूँ, दैट इज़ अराउंड 7,500 केसेस, 55% मेल्स थे, 45% फीमेल्स। अब अगर ब्रेस्ट कैंसर के आपने जिस तरह टॉपिक स्टार्ट किया है, तो इसकी अगर वजूहत देखें, फीमेल्स अगर आप देखें तो फीड ना करवाना, ब्रेस्ट फीड ना करवाना वन ऑफ द रीज़न, फैमिली हिस्ट्री ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, कोई बर्थ कंट्रोल हार्मोनल पिल्स ले रही है, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, वो भी रीज़न होता है, ये लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, बट दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। कोई हार्मोनल थेरेपी पे हो, या फिर अगर एक फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो वो भी वन ऑफ द रीजंस है। तो इसको आपने जो है मिनिमाइज करना है, किस तरह, वही एज ए गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल इलाज है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वेरी इजीली ट्रीटेबल। उसमें ये होता है कि अगर ट्यूमर की साइज बड़ी है, तो हम उनको बोलते हैं कि पहले आप कीमो लगवाएं, डाउन साइज करें, कि फिर सर्जन, जिस तरह हम सर्जरी डिपार्टमेंट से, तो हमारे लिए ऑपरेट करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो उसको न्यू एडजुवेंट कीमो कहते हैं, मींस बिफोर दी सर्जरी देना। ठीक है। एक होता है कीमो देना सर्जरी के बाद, जी, दैट इज कि आपने ऑपरेट कर लिया, नाउ जस्ट टू प्रिवेंट द रिकरेंस, फिर आप कीमो या रेडिएशन देते हैं। ओके। तो इट ऑल डिपेंड्स कि बायोप्सी पे क्या आता है, किस टाइप का कैंसर है, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर में भी 5-6 टाइप्स हैं। तो कौन सा कीमो को रिस्पॉन्ड करता है, कौन सा रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, फिर वो फैक्टर्स देखने। ठीक है, वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उनका वो और जो रिपोर्ट आती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी अगर मुख्तलिफ टाइप के हम कैंसर देखें तो ज़्यादा हम किस में देख रहे हैं कि कौन से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसकी रोकथाम के लिए करना क्या है हमने? फीमेल्स के अंदर तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग। अगर आप देखें मेल्स में इस वक्त देखें ओरल कैविटी, स्पेशली सिंध वाले कराची बेल्ट, वहाँ पे बिकॉज बीटल नट, पान, तंबाकू ये ज़्यादा खाया जाता है, और ये अपने हाथ में ही है जी, और ये आपके हाथ में, ये मॉडिफाइबल फैक्टर है, इसको तो हम खुद दावत दे आप रहे हैं, अल्लाह को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये कुदरत की तरफ से आपने खाया तो वो आपको हुआ है। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स। तो मेल्स में लंग है, और ये भी एक लोगों को मिसकंसेप्शन है कि स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों का कैंसर करती है। इट कॉजेज कैंसर फ्रॉम योर ओरल कैविटी टिल योर रेक्टम, बट यस मोस्टली इट अफेक्ट्स योर लंग। तो मेल्स में प्रोस्टेट है, अगर आप एल्डरली मैन देखते हैं, जैसे एज ग्रुप बढ़ेगा आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांस बढ़ जाता है, तो उसका भी फिर इलाज उसके हिसाब से स्टेजिंग से होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम मुख्तलिफ टाइप के कैंसर को देखें तो इसमें लोगों को लगता है कि बड़ा खौफ, वर्ड ही इतना खौफनाक लगता है बीमारी का, तो फिर लोगों को लगता है इसका इलाज भी बड़ा तकलीफ दे है। कुछ लोग इलाज कराना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग अर्ली स्टेज में भी कहते हैं क्योंकि कीमो से बहुत ज़्यादा जो है वो दर्दनाक होता है जी इसका इलाज भी। तो ये जो जदीद मशीन आई है, इसका भी क्या रिएक्शन उसी तरह से होता है जैसे कीमो के बाद मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा? अच्छा, जहाँ तक आपने हाइगिया मशीन की बात की, ये पहली बार पाकिस्तान में आई है, और 18 सितंबर को इसका पहला सेशन किया गया। तो ये तो जैसे मशीन की हमें रिजल्ट्स आएंगे, देन ओनली इसकी पूरी 1 साल की रिपोर्ट स्टडी बनेगी।
एज फार एज द बेसिक जनरलाइज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज कंसर्न, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन, कीमो है, तो येस यू आर राइट, कीमो से लोगों को एक फोबिया है कि बाल झड़ना, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, बट एक है इलाज, तो ये तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मैं सबको कहता ये हूँ कि इनिशियल कुछ भी सिम्टम आए आपको, चाहे मैदे का है, जिस तरह गैस्ट्रिक कैंसर है मैदे का, उसमें पहला सिम्टम आएगा आपको भूख नहीं लगेगी, और भूख ना लगना और वजन कम होना, ये दो मेन इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसको आपको आपके 2 से 3 महीने में 15-20 kg वेट लूज हो जाता है। अच्छा, तो दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, इसोफेगस कैंसर जो फूड पाइप होता है। तो कुछ भी पहला सिम्टम आए, कोई हकीमों के पास ना जाए, किसी और एरे गहरे के पास ना जाए, गो टू अ स्पेशलिस्ट और अपना इलाज करवाएं। सही। सो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर्वाइकल कैंसर पे मैं बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा भी किया, बहुत सारी मिथ्स भी सुनी, बहुत सारी चीज़ें। सेफ़ है, लगवानी चाहिए बच्चियों को ये वैक्सीन? इसका एक सेल्वरिक्स जो इस वक्त वैक्सीन चल रहा है, चाइना से ही आया है सेल्वरिक्स, दैट इज़ प्राइवेट में अगर आप लगाते दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 5000 रुपीज़, गवर्नमेंट इस वक्त फ्री में लगवा रही। तो आई रियली अप्रिशिएट ये एफर्ट भी सीएम साहिबा का, कि जिस तरह दूसरे वैक्सीन, एक हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी फॉर लिवर कैंसर्स प्रिवेंशन, इसी तरह सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, और ये जो एक रिप्रोडक्टिव एज होती है फ्रॉम 18 टिल 45, इसी में ही फीमेल्स को ज़्यादा होता है। 60-65 के बाद चांसेस कम होते हैं। तो 9 से 14 की एज ग्रुप में इस वक्त पूरे पंजाब में ये एक मुहिम चल रही है, और मैं कहता हूँ बिल्कुल लगाना चाहिए। सही। यानी वो जो हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये वो लोग जो कि लगवा चुके हैं, क्योंकि बहुत हद तक इसमें हम देख रहे हैं कामयाबी से ये मुहिम चल भी रही है, आप उन लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। मेरे ख्याल से फिर बहुत सारी चीज़ें ना खुद ब खुद जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? कैंसर से जिस तरह कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मेरा मानना है प्रिवेंशन इज़ द क्योर। ठीक है, तो कैंसर से बचने का तरीका यही कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने डेली डे टू डे रूटीन को अच्छा रखें, और कुछ भी सिम्टम्स आए, फर्स्टली इनिशियली आप पहले स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाए, रादर देन अपना सेल्फ इलाज करें, रादर देन एक नॉन डॉक्टर से बात करें, और टाइम डिले करके वो चीज़ को आप इंक्रीज़ करें। तो पहला होता है जस्ट गो टू द स्पेशलिस्ट। अच्छा, हम कुछ सिम्टम्स ना बहुत ऑब्वियस होते हैं बट उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। कुछ बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स, जैसे आपने वेट का कम होना बताया, कुछ लोगों को मुसलसल सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, बेहोश भी होना शुरू होते हैं, तो एंड पे जाकर पता चलता है कि जी उनको कैंसर था दिमाग का। कुछ चीज़ें जो आप कहें कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरह आपने बताया हेडेक्स होना, कॉमनली अगर हम जिस तरह ब्रेन ट्यूमर्स हमारे पास आते हैं, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। पेशेंट कहता है 6 महीने से आंखों में दर्द हो रहा है, रात को सोया नहीं जा रहा, हेडेक हो रहा है, अचानक से जाके मैंने सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी में एक 3 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का आपको एक लोब्यूल नज़र आ गया, या कोई मास नज़र आ गई, तो उसको इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं कि आप गए थे हेडेक के लिए और उसमें ये फाइंडिंग निकल आ गई। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपने इलाज तो करवाना है। तो कुछ भी हो अपनी सेहत से रिलेटेड, आई वुड अगेन रिपीट, सीरियसली ले, उसको लेट गो ना करें। सही। और हमारी डाइट का क्या रोल होता है? क्या कुछ खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं? डाइट में यस, जितना आपका फैटी इंटेक है, डेली प्रोडक्ट्स है, हम तो कहते हैं कि सही है आपने लेना चाहिए डेली प्रोडक्ट्स, लेकिन जिसमें फैट इंटेक ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ये चीज़ें कैंसर बढ़ाती है। इवन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का वन ऑफ द रीज़न इज़ ओबेसिटी, जिसके साथ PCOS, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन कहते हैं सिंड्रोम, वो भी उसमें साथ अलाइंड हो जाता है। तो ब्रेस्ट का भी इशू आता है, ओवरीज का भी इशू आता है। तो मेन अगर आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, और वेट कंट्रोल का वही बात आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट। हम यहाँ लाहौरियों को खाने का शौक ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि खाएं तरीके से, हर दिन खाना खाएं लेकिन तरीके से खाएं, कंट्रोल करके खाएं। मतलब वही बात है ना कि सिर्फ खाने के पीछे आप अपनी दुनिया तो नहीं कर सकते, और भी आपने काम करना। और इसमें मैं अक्सर कहती होती हूँ कि आप सिर्फ सुन्नत को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। हमेशा भूख रख के खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर रखना है, किन किन चीज़ों को हम ना वॉक, एक्सरसाइज, ये चीज़ें भी मिस करते जाते हैं। तो ये जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। सो किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए? बच्चों की आपने बात की, तो आजकल आप देखते हैं हर घर में मोबाइल, सोशल मीडिया। हम 5 साल 6 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, उसके साथ पार्क में जाना प्रेफर नहीं करते, उसके साथ बाहर उसको नेचर से करीब रखना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं मदर है, मोबाइल दे देती, वो अपने काम करी, बच्चा अपने काम कर रहा है। बच्चे की आईसाइट वीक होती है, बच्चे का एक पूरा मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, उसका फोकस ही डिस्टर्ब हो जाता है। Exactly. तो ये चीज़ें तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है।
तो अगर ये पूरा माशरा ओवरऑल बेहतर हो जाए तो हम ये बिल्कुल। चीज़ें और ये बेहतर कर सकते किसी एक बंदे के करने से नहीं होना, सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? हैं। लास्ट में मैसेज बस ये है कि हमने हेल्थ रिलेटेड तो बात की, कैंसर पे भी बात की। मेरा पैगाम इस वक्त पाकिस्तानी अवाम, पर्टिकुलरली पंजाब में सिटीजन्स को है कि जो आपको पता है सैलाब आया है इस वक्त और बड़ा अजीब ही किस्म का, बहुत ही मैसिव दिस वाज फ्लडिंग एंड जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट का तो काम है सही करना और वो कर भी रही है, लेकिन हम लोकल्स का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, ऐसे इसको ठीक करें और जितना हो सकता है सपोर्ट। बिल्कुल, और जितना आप किसी की हेल्प कर सकते हैं वो भी करें। गवर्नमेंट तो अपने ओन पे कर रही है और बहुत बड़े लेवल पे कर रही है। सो मैं ख़ास तौर पे वो लोग जो पे बीच में इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं कि अगर कोई सैलाब से मुतासर इलाके थे, इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं वो खुद ब खुद आगे बढ़ के जो है वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा है। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ें जो कि बड़ी कॉमन है और बहुत सारे लोग उससे मुतासर रहते हैं। वो लोग जो कि घरों में ख़वातीन ख़ास तौर पे काम कर रही हैं, दफ्तरों में बैठे लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में बैठे मुलाजिम काम कर रहे हैं जिनका मुसलसल बैठने का काम है। बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में पैकिंग का काम करते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला काम करते हैं और बहुत सारे लोग जैसे हमारे दफ्तर में बैठ के मुसलसल 8 घंटे की ड्यूटी है तो उन्होंने बैठ के कंप्यूटर पर काम करना है। फिर घर में जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बैग अगर उनके हैवी हैं, तो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बैक में पेन रहना, शोल्डर में पेन रहना, खिंचाव रहना, फिर इसके साथ साथ कुछ ख़वातीन जो कि घरों में काम करती हैं जी, हाउस वाइफ है, उनकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है। फिर कुछ ऐसे फील होता है कि समटाइम आप सो के उठ रहे हैं, आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी अच्छा नेक में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है। उसकी वजूहात क्या होती हैं? आप सो के उठें तो बड़ा फ्रेश फील करना चाहिए, लेकिन आपको सर आपका भारा भारा फील हो रहा होता है। सो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है जी, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सैयद महमूद। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैडम। आपने जो टॉपिक चूज़ किया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत सी हम कॉमन चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और ये सबसे ज़्यादा हमारी मुतासिर कर रही होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने लोगों का देखा है ना, बैक में अगर पेन हो रही है, शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, सो थोड़ी देर के लिए देखा, उसके बाद आप क्या करते हैं जी, एक पेन किलर ले लेते हैं 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आप रिलीफ महसूस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें रिपीट चल रही होती है। मेडिसिन के बगैर भी आप पेन को मैनेज कर सकते हैं, छुटकारा हासिल हो सकता है उससे? नहीं, डेफिनेटली जी। मैं देखें, हमें पहले कॉज को देखना पड़ेगा। ठीक है। 80 to 90% ऑफ द कॉज इज़ अ बैड पोस्चर। अच्छा। आपका बैठने का स्टाइल, आपके सोने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, 80 to 90% ये वजूहात है। अगर आप इसको ठीक कर लेते हैं, आप सेटल हो जाएगी, दवाइयों की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि क्यों हो रही है। हाँ। इसको हमने पोस्चर को ठीक करना है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू मैनेज दिस। आप इन चीज़ों से सबसे जान छूट जाएगी। जैसे आपने कहा सुबह उठ के फ्रेश नहीं होते, आपके सोने का पोस्चर ठीक नहीं है। अच्छा। अब बैठने के रेफरेंस से मैं जिस तरह कहता हूँ, घर में बास किसी के गेस्ट जाए ना तो सोफे नीचे होते हैं, कहते हैं उठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। दिस इज़ द वेरी बैड। हमें आपको देखना होता है आपकी टांगे बिल्कुल पोस्चर के मुताबिक स्ट्रेट हों, ताकि आपको उठने बैठने में आसानी रहे। ठीक है। दूसरा सवाल बड़ा अक्सर मुझसे किया जाता है, पेशेंट बैक पेन के आते हैं कि जी हमारा मैट्रेस कैसा होना चाहिए। हाँ। कि जी हार्ड होना चाहिए कि सॉफ्ट होना चाहिए, कोई कहते हैं हम ज़मीन पे सो जाएं। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोग, क्योंकि अब ट्रेंड आ गया ना, आपके पास ऑप्शंस हैं। अब पिलो आपका कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए या थोड़ा हार्ड होना चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, आप ज़मीन पे सो रहे हैं तो बैक पेन से क्या करना है इसके लिए? अच्छा देखिए, हमें ना पहले अपनी अल्लाह ताला की जो बनाई हुई बॉडी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारी गर्दन के अंदर खम है, थोड़ा सा कर्वेचर है, फिर सीने का आया था, फिर बैक में अगेन कर्वेचर है थोड़ा सा। हमें उस कर्वेचर को मेंटेन रखना है। जिस तरह हम बैठते हैं, आप पीछे कुशन रखें जी, कुशन रखेंगे तो आपकी कर्वेचर को मेंटेन करेगा। सेम विद अगर मैं सोने के रेफरेंस से बात करूं, अगर आप सीधा लेटते हैं और आपका पिलो अगर बहुत ऊंचा है, लाइक ये आपका हेड है और ये आपकी बॉडी है, अगर ये ऊपर होगा तब भी नेक में पेन होगी, अगर ये हेड डाउन होगा तब भी आपको, इट शुड बी स्ट्रेट। ठीक है, या आप करवट बैलेंस होना चाहिए। यस, ठीक है। आप अगर करवट लेके सोते हैं, बहुत से लोग करवट लेके सोते हैं, आप करवट लेके सोते हैं, अगर आपकी
करवट लेके सो रहे हैं और गर्दन ऐसे है, यू विल फील पेन, पिलो कम है तभी। और अगर आपकी रूटीन ही ये बन गई है तो फिर आपको मुसलसल तो दर्द रहेगा। बिल्कुल ऐसे, इसको मॉडिफाई करें। जब आप सोएं आपकी बॉडी और हेड इन ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा मैं कहूँगा एक्सरसाइजेस आप मसल्स को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, ये मुसलसल रहेगी। चाहे आप मेडिसिन खा लें, वो फॉर द टाइम बीइंग होगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे ठीक होगा, अगेन आप दोबारा उस ट्रबल में आ जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की, हमें बैठने का रेफरेंस से सोफे कुर्सियाँ हमारी कैसी होनी चाहिए, आपके घर में बेड कैसा होना चाहिए, बच्चों के रेफरेंस से अभी आपने बात की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इस पर काफ़ी सख्ती की हुई है कि वेट कितना होना चाहिए। हमारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं पेन, नेक की पेन की, शोल्डर पेन की। आप कभी बैग उठा के देखें, बहुत हैवी बैग्स हैं हमारे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस की, ट्रॉली होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मॉडिफाई करनी है अपनी लाइफस्टाइल में, तभी आप दवाइयों से और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सही। सो मुझे ये बता दें, बच्चों में क्या मुसलसल, बड़ों में भी इवन, तो विटामिन डी की कमी भी एक इसका पहलू है? डेफिनेटली मैं 100% एग्री करता हूँ। देखिए, हमें कैल्शियम दूध पीते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी रिक्वायर्ड है। अल्लाह ताला हमारे बॉडी बना रहा है, लेकिन ये सन के एक्सपोजर से भी एक्टिवेट होता है। बिकॉज हमारा जो मुल्क है, अगर हम बात करें एशिया में, तो ये गर्म मुल्क है, जितना एक्सपोजर नहीं होता। बहुत से सम टाइम गर्मियों में आप देखें लोग बिल्कुल 3-3, 4-4 महीने जो है सन एक्सपोजर तो है ही नहीं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपके तमाम जॉइंट्स में पेन, थकावट रहना, चिड़चिड़ापन रहना, आप सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं होते, ये सारी वन ऑफ द कॉज ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी की ये सिम्टम्स हैं। सही सही। सो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। मुझे ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे ड्राइवर हजरात हैं जो कि नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं। रूटीन में भी अगर आपका 2, 4, 5 घंटे आप गाड़ी चला रहे हैं तो मुसलसल बैक में पेन भी रहती है, आपको हिप बोन में भी पेन होना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है? इवन ये जो चेयर्स पे मुसलसल लोग बैठते हैं, इनको क्या करना है? क्या पीछे कोई सपोर्टिव कुशन होना बहुत ज़रूरी है, या चेयर की बनावट कुछ ऐसी होनी चाहिए? अब कुछ चेयर होती है बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप मुसलसल बैठे रहे तो ऐसा लगता है आप बीच में ही चले गए। कैसी होनी चाहिए आपकी चेयर? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मेरी बात, अभी जब मैं आया मैंने सबसे पहले क्वेश्चन मांगा, आई नीड बैक सपोर्ट। ये वर्क क्योंकि सोफा थोड़ा सा पीछे है, अगर पीछे आप पीछे के इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आधे घंटे बाद मेरी कमर में दर्द शुरू है। आप अपने गाड़ियां भी देखें, अब गाड़ियां जो अच्छी गाड़ियां उसमें देखें, उनमें ऑप्शन है कि बैक सपोर्ट वो खुद ही कर देती हैं, एलिवेट हो जाती है, जिससे आपकी कमर को सपोर्ट मिलती है। अगर नहीं है, आप मल्टीफॉर्म का या किसी भी कंपनी का आप कुशन रखें। नंबर 2 देखें, मैं फिर ये बात कहूँगा, हमारे मुल्क के अंदर जो है एक्सरसाइज का ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। मसल्स बहुत वीक है, आप बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। जो हमारी स्पाइन है उसके इर्द गिर्द मसल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उसको ग्रिप करके रखेंगे, पिलर को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, मसल्स वीक हैं, पिलर कमज़ोर होगा ही होगा। और आपको, और जिससे आपने ड्राइवर की स्पेशली बात की, देखें इसके अंदर ना जब ड्राइव करते हैं वाइब्रेटरी फोर्स हैं जी, हल्की हल्की वाइब्रेशन है, दैट्स कॉज माइक्रो ट्रॉमा। तो ये माइक्रो ट्रॉमा जो है इनिशियली आफ्टर फ्यू इयर्स के बाद कांस्टेंट पेन में कन्वर्ट कर देता है, डिस्क की इंजरी कर देता है, जो हमारे वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स हैं उनमें चेंजेस ले आता है, जिसकी वजह से मुसलसल पेन आपकी रहती है। तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते भी हैं जी, तो इसको लिए अच्छा जी, अभी हमने आपको बताना है कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। अगर आप नींद ले रहे हैं 8-9 घंटे की, तो आपको सोना किस पोजीशन में है, ये भी अभी हम आपको बताते हैं जी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली जब हम बैठते हैं ना चेयर पे, यूं करके हम बैठ गए और इस तरह, तो ये पोस्चर अगर मैं तकरीबन कोई आधा घंटा ऐसे बैठ रही हूँ तो ऑब्वियसली बैक में भी पेन होगी, मुझे लेग्स में भी पेन रहेगी, क्योंकि पाँव में मुसलसल इस तरह से रख के बैठी। तो हमें कैसे बैठना है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, ये जैसे वेरी बैड पोस्चर है, इसकी 2 रीजन हैं। एक तो जब हम खवातीन तो बैठती कैसी है हाँ ऑनेस्टली। तो इस शो का मकसद, इस कैंपेन का मकसद ही है उन्हें अवेयरनेस दी जाए कि हम करेक्शन की जाए कम्युनिटी लेवल के ऊपर। देखिए, ऐसा करने से ना हमारे एक तो बैक के ठीक है अनबैलेंस हो गया, एक हिप के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, दूसरे के ऊपर बहुत कम प्रेशर है। हाँ। दूसरी चीज है कि उसमें हमारे हिप जॉइंट जो होती हैं उसकी वजह से अनबैलेंस है। ठीक है। हमने जब भी करना है, आपने स्ट्रेट बैठना है, जिस तरह इस तरह
दूसरी चीज़ है कि चेयर के साथ आपका ये 90 डिग्री होना चाहिए, अभी भी थोड़ी सी चेयर ऊंची है, तो हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ताकि आपके बैक पे मिनिमम प्रेशर इंक्रीज हो। ठीक है। हम दूसरी बैठे हुए कुछ हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे हमारे स्पेशली नी के रेफरेंस से हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें सिंपल आसान कि आप जस्ट फिक्स रखनी है और आपने टांग को एलिवेट स्ट्रेट करें, कर सकती हैं आप। हाँ जी बिल्कुल एलिवेट रखना है इसको, एंड यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5। रिमूव कर लूं, नहीं जी। अच्छा जी, हमने क्या आपने करना है? स्ट्रेट करना है, यहाँ रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बट नीचे कर लें। अब दूसरे को करें, करने के बाद आपने जब ये 10 सेकंड हो जाए तब आपने टंग को फ्लेक्स करना है, पाँव को ऊपर को। यस, आपने 10 टाइम। होगा क्या डॉक्टर साहब? इससे हमारे ये जो काफ के मसल हैं और जो बैक के जो हैमस्ट्रिंग्स है हमारे ये स्ट्रेंथन हो गया, हमारी बैक को सपोर्ट करके। यहाँ से मुझे फील हो रहा है Yes. ना, बहुत ज्यादा खिंचाव फील हो रहा है। हाँ, दिस इज इसलिए कि आपके यूज टू नहीं है, मसल स्टिफ हो गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस और करनी मुझे ये मुसलसल करते रहना है। यस, यू हैव टू डू फॉर द 10 सेकंड फॉर 5 साइकिल आपने कंप्लीट, 10 सेकंड के 5 सेकंड कंप्लीट फिर अगेन इस पे आ जाना है। यस बिल्कुल, फिर अल्टरनेटिव आपने करते रहना है। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर हमारे स्पेशली नी के रेफरेंस से प्रॉब्लम है, पेन है, आप ये दो घुटनों के दरमियान अगर आप रख लें इस तरह। यस, यू हैव टू प्रेस इनवर्ट, अच्छा, और आपने प्रेस करके रखना है और इसको 10 तक काउंट करना है। ठीक है। 1 2 जोर से प्रेस करना है? यस, ओके। ताकि आपके जो इनर मसल हैं वो स्ट्रांग हो। तो आप इधर फील भी हो रहा है कि आपको ना खिंचाव सा महसूस हो रहा है। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप 1 2 3 4 पाँव 5। हमारे जमीन पे ही होने चाहिए। यस, पाँव, क्योंकि अभी मैंने कहा था चेयर थोड़ी सी ऊंची है, तो जी। थोड़ा सा नीचे करके हाँ जी। आपने इनवर्ड कंप्रेस करना है। जब ये हो जाए उसके अलावा ये रिमूव कर देना है, 10 टाइम करना है, और फिर आपने साइडों पे करके बाहर को जोर लगाना। ठीक है। जब आप ओपन करेंगे आपके जो आउटर मसल हैं ये स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी नी और बैक को स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी- मुसलसल बैक में पेन अगर है तो सिटिंग पोस्चर कैसा हमने करना है? कमर बिल्कुल कमर स्ट्रेट रखनी है, कोशिश कुशन करें पीछे रख कि लें। कुशन रखें, ताकि मैंने एक बात की थी कि अल्लाह ताला ने जो कर्वेचर हमारा बनाया हुआ है, कर्व है, वो मेंटेन रहे, आपको बैक को सपोर्ट रहेगी, तो ये चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो झुक के अगर हम काम कर रहे हैं तो ये शोल्डर में पेन आ रही है, इसके लिए क्या करना है? देखिए, ये जैसा अभी मेरे भाई कैमरामैन भी इस तरह बैठे कर रहे थे और लैपटॉप के ऊपर ही कर रहे थे, दिस इज अ वेरी वेरी बैड पोस्चर। हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज के लोग बहुत ज्यादा आते हैं, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ योर। अब तो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं सब लोग, घरों में भी बैठ के लैपटॉप में काम कर रहे हैं। द मेजर कंप्लेंट आपकी बैक एक नेक पेन के साथ इस वक्त आज के दौर में इज द यंगस्टर। आपके टीन एज ये 20 to 30 ईयर्स वाले सबसे ज़्यादा ही। उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हमेशा पेश कहता हूँ कि इट शुड बी अबव योर आई लेवल। जब आप काम करें, जैसे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपकी आई जो है स्क्रीन के लेवल पे होनी चाहिए, कि फ्लेक्शन नहीं करनी, इट शुड बी स्ट्रेट। जब आप देखेंगे आपके नेक के प्रेशर पे मिनिमम कंप्रेशन है कि, और इसकी जब हम ज़्यादा करते हैं हमारे हराम मगज पे भी दबाव आता है। हराम मगज में दबाव आने की वजह से हाथों में सुनपन आना, जब या देखिए हाँ, नमनेस फील होती है। डॉक्टर साहब, अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो बैठे बैठे कुछ आप एक्सरसाइज अगर बताएं कि किस बिल्कुल। तरह से करना देखिए, मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि स्पेशली ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले और घरों में जो माएँ सब्जियां वगैरह कर रही होती हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोरहेड पे हाथ रखना है। यस, और जोर लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 and 10। फिर आपने बैक पे यूं यस जोर लगाना है, सर को पीछे कर लेना है। यस 10 टाइम आपने इस तरह पीछे को करना है। फिर आपने राइट साइड पे करना है, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने लेफ्ट पे, तो चारों नेक के मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके अलावा जो है फिर शोल्डर की, ठीक है, शोल्डर की श्रगिंग, एक तो ऐसे आप स्ट्रेट ऊपर करते हैं, यस, और ये बैक मूवमेंट, आप ये नेक के बैक सीधी रखनी है आपने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये हो गई, 10 टाइम आपने हर दफा करनी है, और 5 साइकिल्स होंगे। ठीक है। आज जो एक्स वो श्रगिंग, आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाए, रोक लेना यहाँ पे, यहाँ तक आपने 10 तक काउंट करना है, और फिर आपने छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, दोबारा आपने करना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नेक और शोल्डर के लिए, स्पेशली ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज घर में काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप हो गए, इनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि सोने का पोस्चर भी मैंने आपसे पूछा था, तो हमाद की हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे। हमाद, आप आ जाए, हम चेयर साइड पे करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ शूज़ में साइड पे कर लूँ। आ जाए हमाद, आप नीचे बैठे, फिर डॉक्टर साहब बताते हैं बैठ के अगर आप कुछ एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर बैठ के एक्सरसाइज कमर की करना चाहे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो पेशेंट को शुरू करवाता हूँ, सजदे की हालत में जब आप जाते हैं, आप सजदे की हालत में जा सकते हैं,
यस, ये सजदे में गए, आपने इसको बैक को नीचे ले जाए और हाथ सीधे ले जाए, हाथ आगे ले जाए और आगे सीधा कर दें, सीधा कर दें। सो दिस इज द बेस्ट पोर्शन जो हम सजदा करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा पोर्शन कर लें तो ये बेहतर हो जाता है। आप सीधे हो जाओ, ठीक है, बैठ के आराम से सीधे होके लेट सकते हैं आप। हाँ लेटेंगे, आप इस तरफ करके लें जी, सीधा ये लें जी, यही तो हमने बताना है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जो वो लोग बहुत परेशान होते हैं जो सो के भी उठते हैं। हमाद आप किस तरह सोते हैं पहले डॉक्टर साहब को वो बताएं, आपके सोने का पोस्चर ठीक है डॉक्टर साहब? ये ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द कॉमन पोस्चर लोग या राइट पे सोते हैं या लेफ्ट पे सो सोते जाए हैं। आप बस डॉक्टर चलिए तो डॉक्टर साहब बता दें क्या करना है। हाँ, आपकी जब करवट लेंगे, आप उस तरफ करवट लेते तो ये इनका ये कुशन की लेंथ ठीक है, इतना होना चाहिए मोटाई आपके कुशन हाँ, इसकी बिल्कुल आइडियल है। अगर आप गौर करें इनके बॉडी के पोस्चर से, इट्स स्ट्रेट, स्पेशली स्पाइन के रेफरेंस से मैं करूं तो ये कमर के मोहरे जो है हमारे सीधे आके आते। कुछ लोग क्या करते हैं, जिसना पिलो अगर मैं निकाल दूं अब लेट, अब कुछ लोग पिलो ज्यादा कम करते हैं तो आपकी नेक पे देखेंगे टेढ़ी हो रही है। आपको हमारा फील हो रहा है कि बहुत डाउन चला गया है? हाँ। ठीक है। या फिर कुछ लोग होते हैं कि वो पिलो ज्यादा लेते हैं, 2-3 पिलो लेके कुछ लोग बाजू भी नीचे लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हेड है वो इस तरह हो जाता है एंड यू फील, ये देखेंगे मसल देखें कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन में है तो कुछ अरसे बाद आपके नेक की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये पोस्चर के रेफरेंस से हमें देखना बड़ा जरूरी है। दूसरा जो आपका मैट्रेस के रेफरेंस से है, मैट्रेस जो है आपका ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना ही बहुत हार्ड होना चाहिए। बहुत हार्ड होगा तो बॉडी के जो वर्टिब्रास हैं वो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, सॉफ्ट होगा तो वो कर्वेचर के जाके अंदर स्ट्रेस के अंदर शुरू हो डॉक्टर साहब जाएगा। लेग्स, कुछ लोगों को आदत होती है कुशन रख के सोने की, लेग आगे करके ऊपर कुशन रख के सोने की, तो वो अगर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है और उनको पेन बहुत ज्यादा होती है तो इट्स अ वेरी गुड, अगर हम कुशन अगर मिल जाए, ये डॉक्टर साहब हम उसको घुटनों के दरमियान रखें, घुटनों में दरमियान में रखकर आकर आप सोएंगे, आपके जो घुटनों की और कमर के दर्द के अंदर बहुत फर्क पड़ जाएगा। सही। तो ये वन ऑफ द पोर्शन जिनके लिए स्पेशली नी पेन होती है उनके लिए ये बेस्ट है कि आप पिलो थोड़ा सा इससे बल्कि हो तो दोनों घुटनों के दरमियान रख के करेंगे, उससे क्या होगा, पोस्चर हमारा मेंटेन हो जाएगा। सही। हमाद अपना हाथ जरा ना सर के नीचे रख लें। कुछ लोग ये इस तरह से सोने के आदी होते हैं और पूरा हाथ उनका ऐसे सर के नीचे होता है, तो ये प्रैक्टिस भी क्या आपके सर दर्द की या नेक पेन की वजह बनती है? जी, कुछ लोग तो इस तरह हाथ रखते हैं, कुछ जो होते हैं वो पिलो के बिल्कुल नीचे भी हाथ ले जाते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल बिल्कुल बैड, ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है डॉक्टर। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसलिए तो हमारे कॉमन नेक पेन और बैक पेन है। अच्छा, इसकी वजह से एक तो आपकी नेक पेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बाजू का सुन्न होना, नसों पे दबाव आना और हराम मगज पे गर्दन में दबाव आना वन ऑफ द कॉमन रीज़न है, जिसकी वजह से डिस्क स्लिप होने के चांसेस भी गर्दन के बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो ये बिल्कुल भी अच्छा पोर्शन नहीं है। आपने हमेशा बाजू को रिमूव करना है, मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन पॉसिबल है। आप बिल्कुल इसके नीचे रख सकते हैं लेकिन बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक आपकी जो वर्टिब्रा है, मोरे हैं, ये आपके स्ट्रेट होंगे तो आपको आसानी होगी और आप यू फील वेरी कंफर्टेबल। और आप देखेंगे 2-3 दिन आप ये एक्सरसाइज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे पोस्चर को, सुबह को उठेंगे यू विल फील अ डिफरेंट डे फॉर। अब आपको साइड कितनी देर बाद चेंज करनी है? मुसलसल एक साइड पे सोए रहना भी क्या प्रॉब्लम करता है? बिल्कुल ये करता है, पूरी रात ना एक ही शोल्डर पे आपका सारा वजन रहा, उठते हैं तो आपको ये लग रहा होता है फ्रीज ही हो गया शोल्डर हमारा। बिल्कुल, जब बहुत थके हुए हो यूजुअली तब होता है, वरना अदरवाइज पोस्चर गॉड की तरफ से, अल्लाह ताला की इसी नियम, जब आप प्रेशर ज्यादा फील करते हैं ऑटोमेटिकली आप करवट लेना शुरू कर देते हैं। तो चेंज ऑफ द पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जिस तरह कुछ लोग जो पोस्चर नहीं चेंज कर सकते, हम देखते हैं उन्हें बेड सोर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो इसलिए इसको पोस्चर को रिपीटेडली आपने चेंज करना होता है, हाफ एन आवर मैक्सिमम, उसके बाद यू हैव टू चेंज इट। ठीक है हमाद, आप उठ सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे कुछ आपसे पूछना है, जिन लोगों के घुटने में पेन रहती है, सो कुछ अगर एक्सरसाइज आप खड़े खड़े बता सकते हैं कि हमें अपने पाँव पे दर्द हो रही है, नमनेस फील हो रही है, तो हमें क्या करना है? बैठे रहने से ना कुछ लोगों को पाँव में नमनेस फील होना शुरू हो जाती है, तो नमनेस अगर फील हो रही है तो क्या करना है? अच्छा देखें, पाँव के अंदर नमनेस अगर हो रही होती है, यूजुअली जो है हमारे बैक की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, तो बैक की वजह से हमने जो है आप चले, वो बैक की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। चलिए जी, हमने जाना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब मुझे टाइम कम है, जल्दी जल्दी बता दें, अगर नमनेस पाँव में फील हो रही है, मुसलसल जिन लोगों के पाँव होते हैं या घुटने में दर्द होती है, क्या करना है? अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा पेन हमारी नर्व कंप्रेशन की वजह से होती है। उसका सबसे आसान हल ये है कि जस्ट आप एक्सटेंड करें अपने आप को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीटेडली आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2, फिक्स योर लेग एंड जस्ट रोटेट अपर बॉडी। आप अपर बॉडी को रोटेट दोनों तरफ? यस, कि पहले आपने इस तरफ करना है? दोनों तरफ आप रोटेट करेंगे ताकि और आप मैक्सिमम जितना आप जा सकते हैं उतना आप चले जाएं। बिल्कुल। ठीक और है। तीसरी चीज, आपने जस्ट खड़े रहना है, स्टैंड, पाँव अपने फिक्स और साइड पे पुश 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह फिर राइट आपको स्ट्रेच फील और फिर लेफ्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो बैक वाली है। जब आप बैक करेंगे आपके ये बैक के मसल स्ट्रांग होंगे और डिस्क पे कंप्रेशन, नर्व पे कंप्रेशन कम होगा, जिससे आपकी नमनेस और जो कमजोरी फील और होती डॉक्टर साहब इतना पीछे जाना है कि जितना आप आसानी से जा जितना सकें। को आप ठीक आसानी है। से कर सकें। उसके लिए आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने फीडबैक जरूर देना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़े मसाइल आगे जाके हो जाते हैं। दवाइयों का कम इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें। जो चीजें आपके साथ शेयर की, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।